कि वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था और उसके तर्ज ज़िंदगी से ये मालूम होता था कि गोया वो इमाम का चाहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इमाम का उसी तरह दुश्मन था जिस तरह बनी अब्बास की पूरी शाख दुश्मन अहले बैत थी। कुछ लोगों का जो तर्ज अमल होता है वो बिल्कुल मुनाफिकाना होता है, जो ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ होता है। उसी तरीके से मामून ने भी जो तर्ज अपनाया था वो ये कि मुहिब्बान अहले बैत की जो तादाद बढ़ रही थी और उसको रिवोल्ट हो जाने और इनकलाब के बर्पा हो जाने का ख़तरा था, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए उसने इमाम को वली अहद बनाया। और इमाम ने यह कह दिया था कि अगर तू मुझको वली अहद बना रहा है, जो इमाम नहीं होना चाहते थे लेकिन उसके दबाव की वजह से, जिससे इमाम की जान को खतरा था, और जो तबलीगात हैं और जो फरमान इलाही था उसके रुक जाने का खतरा था। इमाम अपनी जिंदगी से नहीं डरता है, इमाम पैगामात इलाही के पहुंचने में जो रुकावट पैदा होती है उससे डरता है। लिहाजा इमाम ने ये कहते हुए उसकी वली अहदी को कबूल कर लिया कि हम गवर्नमेंटल अफेयर्स में जो सरकारी मामलात हैं उनमें कोई दखल नहीं देंगे, और उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया। वली अहद बनाने का मकसद क्या था? दो मकसद। एक ये कि जो मुहिब्बान अहले बैत इमाम तक रसाई चाहते थे उस पर चेक लग जाए, क्योंकि मामून ने उनको अपने पास महफूज रखा था, तो लोग उनसे मिल ना सकेंगे। दूसरी चीज यह है कि खुद मामून और उसके जासूस इमाम पर नजर रखेंगे ताकि इमाम की बातें लोगों तक न पहुंचने पाए, क्योंकि इमाम की जबान में जो असर है वो वही वजूद रिसालत की जबान का असर है कि जिस तरीके से कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन मक्का कलाम रसूल को सुन करके कानों में रूई लगा लिया करते थे, यानी कलाम में जोर इतना होता था कि मुशरिकीन मक्का भी अपने इनर वजूद में आने वाले इनकलाब को रोक नहीं पाते थे, यानी खुद अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता था। जो उनका इनर एग्जिस्टेंस था उसमें वो एक ऐसा इनकलाब बर्पा होता था कि वो खुद अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लिहाजा बचने के लिए क्या करते थे कि कानों में रुइयां लगा लेते थे कि ना हम इनका कलाम सुनेंगे और ना हम में कोई तब्दीली आएगी। यानी इसका मतलब यह है कि खानदान रिसालत के कलाम का जोर यह होता है कि उसकी जबान में इतनी शीरीनी और जबानी मुसल्ले के ऊपर ऐसी हकानियत के सजदे होते हैं कि सामने वाला खुद अपने को बदलने पर मजबूर हो जाता है। तो अब जो अहले बैत अतहार और रसूल का मानने वाला है उसकी जबान में भी वही असर होना चाहिए कि तलवार के वज्न पर किसी के दीन को ना बदला जाए, खुद किरदार ऐसा हो कि तो शमशीर बनकर चल रहा हो। एक सलवात पढ़िएगा बवाज़ बुलंदा। लिहाजा यही मसला था वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी था।
कि ये कुछ कहने ना पाए, कुछ कहेंगे और उधर असर हुआ। तो लिहाजा इमाम के ऊपर पहरा बिठाया था उसने जासूसों का, ना कोई इनसे मिलने पाए, ना ये कुछ किसी से कहने पाए। अब आप ये बताइए कि ये जो ज़ाहिरन वली अहदी थी, ये इमाम के हलक की हड्डी थी या इमाम के लिए राहत का सामान थी? इमाम के लिए हलक की हड्डी बनी हुई थी। तो ये दुश्मने अहले बैत में से था। एक बात, दुश्मनी इस हद तक थी मामून के दरबार में कि दरबारी भी दुश्मनी है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पीछे रहना नहीं चाहते थे। वो चाहते ये थे कि हमारी भी एक ज़र्ब इनके ऊपर लगे ताकि हम भी सवाब में दाखिल हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो लश्कर पिसर साद का हर सिपाही ये कोशिश कर रहा था कि एक ज़र्ब बढ़ करके मैं लगा दूं। क्यों? इसलिए कि बयान ये किया गया था कि जो भी कत्ल हुसैन में शरीक होगा और जो भी अजियत पहुंचाएगा वो गोया सवाब का हकदार हो गया। इसलिए हर किसी की कोशिश थी कि वो इमाम पर ज़र्ब लगा दे। यही सबब है कि जिसके पास तलवार नहीं थी, जिसके पास खंजर नहीं था, जिसके पास नेज़ा नहीं था, तो वो पत्थर मार रहे थे, वो लकड़ियां मार रहे थे कि हमारी ज़र्ब लग जाए। यही इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो दुश्मनी इस हद तक फैली हुई थी खुद मामून के दरबार में। मामून के जो गेट कीपर्स थे, क्योंकि मामून के कस पर एक दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था, जो उसका कस था, एक बड़ा जो दर था उस पर पर्दा पड़ा हुआ था, वजनी पर्दा, और उसको लोग जो थे वो गेट कीपर्स उठाते थे। और फिर कोई वीवीआईपी अंदर जाता था और जब वो वापस आता था तो फिर वो पर्दा उठाया जाता था और वो चला जाता था। तो उन लोगों ने ये तय कर लिया, गेट कीपर्स ने, कि आज जब इमाम रज़ा दरबार में आएंगे तो हम लोग ना ताज़ीम के लिए उठेंगे और ना ही पर्दा उठाएंगे।